नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ओके, इससे पहले हम टीपी, एमपी और एपी के कंसेप्ट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में क्या आता है, जैसे कि आप देखिए कि इसका जो नाम है, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, वेरिएबल प्रपोर्शन। किसका प्रपोर्शन की बात की जा रही है? फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स के प्रपोर्शन की बात की जा रही है। और ये जो प्रपोर्शन है वो कैसा है? वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब है कि चेंज होता जा रहा है। तो देखते हैं कि ऐसे कैसे ये चेंज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। It an increasing amount of a variable factor is applied to fixed quantity of other factors. In increment of other output will first increase, but beyond certain point, it increases at diminishing rate. बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लग रही है, आप इसको इजीली समझ लीजिए कि when some factors are constant, जब हम कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं एंड अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल, दूसरे फैक्टर्स को जो अदर फैक्टर्स हैं उनको हम वेरिएबल रखते हैं, तो क्या होता है कि इन स्टार्टिंग कंडीशन, शुरू में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाता है, लेकिन कैसे बढ़ता जाता है? इंक्रीजिंग रेट से, है ना। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट। ओके, और आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद में ये क्या होने लगता है? डिक्लाइनिंग होने लगता है। इसके बाद क्या होगा? कुछ टाइम तक तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, उसके बाद ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, है ना, और फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये है कि हम जब भी किसी भी चीज का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे फैक्ट्रीज हो, कहीं पर भी हो, जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाओगे, रॉ मटेरियल्स बढ़ाते जाओगे, लेबर यूनिट्स ऑफ लेबर बढ़ाते जाओगे, तो क्या होता जाएगा? टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा। फिर आपने और रॉ मटेरियल बढ़ाया और आपने वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाए, आपका प्रोडक्शन और इंक्रीज हो गया। ये क्यों हो रहा है इंक्रीज? क्योंकि हम जो फिक्स्ड फैक्टर है उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करते जा रहे हैं। जितने ज्यादा हम वेरिएबल फैक्टर उसमें हम इनपुट कर रहे हैं उतना ज्यादा हमारा आउटपुट बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक टाइम पर आकर के वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कांस्टेंट? क्योंकि हमारे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो और फिक्स फैक्टर दोनों का जो रेशो है वो इक्वल हो गया। यानी कि फिक्स फैक्टर के अकॉर्डिंग अब वेरिएबल फैक्टर्स उसके अंदर लग चुके हैं कि इससे ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स हमें यूज नहीं करने चाहिए। अगर हम यूज करते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्शन फिर क्या होने लग जाएगा? डिक्रीज होने लग जाएगा। ये हर कंडीशन में होता है, केवल एग्रीकल्चर के अंदर ही नहीं होता। एग्रीकल्चर के अंदर से आप इसको बहुत अच्छी तरह इजीली समझ सकते हो कि एक एग्रीकल्चर लैंड है जिस पर आप वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाते जाओगे, धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद में वो कांस्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद भी आप उसके अंदर लेबर बढ़ाते हो तो वो जो है आपका प्रोडक्शन वो बढ़ता हुआ तो दिखेगा, लेकिन उसमें जो बेनिफिट्स, रियलिटी में जो बेनिफिट्स आने चाहिए वो नहीं आते जाएंगे। जिसको आपने पढ़ा होगा, जैसे हम उसके अंदर पढ़ते हैं छिपी हुई बेरोजगारी के बारे में, आपने एक पढ़ा होगा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको भी इसी के अंदर हम लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो रॉबिन्सन है, जॉन रॉबिन्सन, इन्होंने इट एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, जब हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाते हैं, इज अप्लाइड टू फिक्स क्वांटिटी ऑफ अदर फैक्टर। किस पर अप्लाई कर रहे हैं हम? फिक्स फैक्टर्स के ऊपर इसको अप्लाई कर रहे हैं। द इंक्रीमेंट ऑफ द अदर आउटपुट क्या होगा? विल फर्स्ट इंक्रीज, स्टार्टिंग में तो इंक्रीज होगा, बट बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट, लेकिन कुछ टाइम के बाद में, कुछ पॉइंट्स के बाद में, इट इंक्रीजेस एंड डिमिनिशिंग रेट, ये बढ़ेगा तो सही, लेकिन कैसे बढ़ेगा? डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर की, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की अगर आपको डेफिनेशन लर्न तो करनी ही है, तो ये वाली ही डेफिनेशन आप लर्न करेंगे। ओके, इसके अजम्पशंस क्या है? जब हम इस लॉ को पढ़ते हैं तो कुछ अजम्पशंस हैं, देखिए। फर्स्ट है, वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल। इसमें क्या हमने लिया है कि वेरिएबल फैक्टर हमने केवल वन लिया है, वेयर एज ऑल
अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। बाकी सबको हमने कांस्टेंट माना, केवल एक फैक्टर को हमने वेरिएबल माना है। द चेंज इन प्रोपोर्शन बिटवीन इनपुट्स इज पॉसिबल। केवल किस में चेंज हो रहा है, इनपुट्स के अंदर ही हमने जो प्रोपोर्शन है, द चेंज इन प्रोपोर्शन बिटवीन इनपुट्स इज पॉसिबल। इनपुट्स का जो प्रोपोर्शन है उसी में ही चेंज पॉसिबल है। यानी कि लैंड और लेबर, हमने अगर दो इनपुट लिए हैं तो लैंड को हमने क्या माना है, फिक्स फैक्टर माना है, और लेबर को वेरिएबल फैक्टर माना है। तो दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो चेंज हो सकता है, चेंज होगा, है ना। ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स आर होमोजीनियस। जो इनपुट्स के सारे यूनिट्स हैं, जैसे आपने लेबर यूज करी है, ऐसा नहीं कि पहले वाली जो लेबर आपने यूज करी थी वो बिल्कुल एकदम उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा वीक थी, मतलब वो बहुत ज्यादा लो थी, है ना। मतलब कि जो लेबर था वो अनएफिशिएंट था, बीमार था, और ऐसा लेबर आपने प्रोडक्शन अपने लगाया, लैंड के ऊपर लगाया। नेक्स्ट आप यूनिट लगाओगे तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। थर्ड यूनिट आपने लगाई तो वो और ज्यादा टेक्निकल, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, तो डेफिनेटली कि प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या माना है, हमें मान के चलना पड़ेगा कि जो भी वेरिएबल फैक्टर्स हम इनपुट्स यूज कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए। इक्वल उनकी जो एफिशिएंसी है प्रोडक्शन करने की वो लगभग इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो किसी की कम हो किसी की ज्यादा। जो एफिशिएंसी है, जो नॉलेज है, जो कैपेसिटी है, वो लगभग इक्वल होनी चाहिए। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। यहाँ पर टेक्नोलॉजी को भी कांस्टेंट माना है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्शन करते करते अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर लें। द लॉ इज ऑपरेट ओनली इन शॉर्ट रन। ये जो लॉ है केवल शॉर्ट रन के अंदर ही ऑपरेट होती है। ओके, अब इसका शेड्यूल हम देखते हैं। ये शेड्यूल पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप बहुत अच्छी तरह इससे फैमिलियर हैं। और इसमें आप देखें कि फर्स्ट टू थर्ड पॉइंट तक, यानी थर्ड यूनिट तक हम लेते हैं, जबकि एमपी इंक्रीज हो गई है। एमपी क्या हो गई है, जहां तक एमपी मैक्सिमम हो जाती है वहां फर्स्ट स्टेज है। जहां पर एपी और एमपी दोनों इक्वल है वहां से सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है। और कब तक चलती है, जब तक एमपी 0 हो जाती है। इसको भी मैं डायग्राम में डिस्कस करूंगी। और उसके बाद थर्ड स्टेज आती है। देखिए, ये हमने जो शेड्यूल हमारा था इसी से हमने ये पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं क्योंकि ये सारे कर्व्स में अलग अलग आपको ड्रॉ करके दिखा चुकी हूँ। अब इन सारे कर्व्स को मैंने एक ही डायग्राम के अंदर शो कर दिया, जिससे मैं इनके बीच का रिलेशनशिप भी आपको समझा सकती हूँ और ये बता सकती हूँ कि प्रोडक्शन की 3 स्टेजेस क्या है। अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। क्या है ये? स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, है ना। इसी की ये टेबल है। तो 3 स्टेजेस है। एक तो है हमारी फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज आपकी कहां तक चल रही है, देखिए कि ये डायग्राम मैंने बनाया है। एक्स एक्सिस पर हमने लिया है यूनिट्स ऑफ लेबर, वाई एक्सिस पर टीपी, एमपी और एपी को शो किया है। और ये देखिए आप इसके अंदर टीपी आपकी इंक्रीज हो रही है, स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद डिमिनिशिंग रेट से, उसके बाद ये कांस्टेंट हो गई और उसके बाद ये डिक्लाइन हो रही है, नीचे गिर रही है। एमपी आपकी पहले इंक्रीज हो रही है, कहां तक इंक्रीज हो रही है, थर्ड पॉइंट तक ये इंक्रीज होके मैक्सिमम हो गई। आफ्टर थर्ड पॉइंट ये डिक्रीज होना स्टार्ट करती है। 6 पॉइंट पर, 6 यूनिट्स ऑफ लेबर पर आकर के ये क्या हो रही है, इट बिकम्स 0 एंड आफ्टर वी इंक्रीज यूनिट्स ऑफ लेबर तो ये क्या हो रही है, एमपी नेगेटिव हो जा रही है। ओके, एंड एपी ऑलवेज इन स्टार्टिंग एट द पॉइंट ऑफ 4, है ना, 4 यूनिट तक एपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है और मैक्सिमम हो जाती है। और 4 पॉइंट के बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होती है। ओके, अब देखना है हमको कि प्रोड्यूसर की फर्स्ट स्टेज कहां तक आती है। तो फर्स्ट स्टेज आती है आपकी जहां पर एमपी मैक्सिमम है। जब एमपी मैक्सिमम है तब उस पॉइंट पर आकर के प्रोड्यूसर की फर्स्ट स्टेज आती है, यानी वो फर्स्ट स्टेज का प्रोडक्शन करता है। ये जो प्रोडक्शन फर्स्ट स्टेज की है, इसके अंदर क्या खासियत आ रही है, इसमें टीपी देखो बढ़ती जा रही है, एमपी भी इंक्रीज हो रही है और एपी ऑल्सो इंक्रीज हो रही है, तीनों इंक्रीज हो रही है। और जबकि टीपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है ना, तेजी से बढ़ती जा रही है। तो एक प्रोड्यूसर है, तो अगर आप भी एक प्रोड्यूसर है सपोज, तो अगर आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, एमपी
मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, यानी एमपी और एपी का बढ़ना मतलब पर यूनिट प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो क्या आप इस कंडीशन में अपना प्रोडक्शन स्टेबल कर दोगे? ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर तो अभी आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, तो जब तक आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं आप कैसे उस प्रोडक्शन को बंद कर दोगे? आप जैसे जैसे इसमें यूनिट्स ऑफ लेबर इंक्रीज करते जा रहे हो, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, तो आप तो प्रोडक्शन और बढ़ाओगे। तो यहाँ पर हम यूनिट्स ऑफ लेबर में और इंक्रीमेंट करेंगे। अब जब और ज्यादा हम इनको बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज करते हैं यूनिट्स ऑफ लेबर को, तो हमारा जो टीपी है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है? डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। यानी कि अब देखिए, ये जो पहले यूं सीधा ऊपर जा रहा था, अब थोड़ा सा तिरछा जाने लग गया है ना, तो ये तिरछा हो गया। अब यहाँ पर आकर के यहाँ पर भी देखिए एमपी क्या होती जा रही है? गिरना स्टार्ट हो गई, डिमिनिशेस हो रही है ना, और एपी क्या हो रही है? मैक्सिमम होके ये भी डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देती है। जब तक एमपी 0 हो जाती है, यानी टीपी मैक्सिमम हो जाती है, तब तक एक प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन चालू रख सकता है। उसके बाद जब टीपी गिरना स्टार्ट हो गई, जब तक टीपी नहीं गिर रही है तब तक तो वो अपना प्रोडक्शन करेगा। जब टीपी भी गिरना स्टार्ट हो गई तो एमपी क्या हो रही है? यहाँ पे देखिए नेगेटिव हो गई और टीपी ये डिक्लाइन हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोडक्ट ये जो थर्ड स्टेज है, ये प्रोड्यूसर के लिए अच्छी स्टेज नहीं है, ये लॉस की स्टेज है। और फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इस स्टेज के अंदर तो उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ पर भी अपना प्रोडक्शन नहीं रोकेगा। तो सेकंड स्टेज एक प्रोड्यूसर के लिए बेस्ट स्टेज मानी जाती है, जिसके अंदर एक प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि ये वो स्टेज है जहां पर कि इसकी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो मिनिमम आती है और प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं। ओके, तो ये सेकंड स्टेज में ये क्वेश्चन आपका आ जाता है कि कौन सी स्टेज एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी गई है ना। रैशनली अगर इन तीनों स्टेजेस को हम देखें तो कौन सी स्टेज ज्यादा बेटर है, तो सेकंड स्टेज इज बेटर देन अदर स्टेजेस, क्योंकि इसके अंदर टीपी भी इंक्रीज हो रही है, एमपी डिक्लाइनिंग हो रही है, एमपी और एपी बोथ आर इक्वल ना, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये स्टेज सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। फर्स्ट स्टेज इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। सेकंड स्टेज इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है। ओके, तो ये था हमारा स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ये 3 स्टेजेस आपको इसके अंदर शो करनी है। नोट्स के अंदर मैं आपको इनकी डिटेल आपको सेंड कर दूंगी और ये 3 स्टेजेस आपकी आएंगी। और इसके बाद हमारा है एक और पॉइंट, इम्पोर्टेंस। इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है? इम्पोर्टेंस क्या है इसके लिए? एक तो प्रोड्यूसर के लिए इसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू एक प्रोड्यूसर ये बता सकता है कि उसे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए और किस टेक्नोलॉजी से उसकी जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मिनिमम होगी और जो उसके प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमम होंगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन उसको इसमें हेल्प करता है। और एक सोसाइटी के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी ये यूजफुल है कि वो किन किन चीजों का प्रोडक्शन करे जिससे कि उसकी सोसाइटी को ज्यादा प्रॉफिट्स हो सकें, ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकें। ये सारे नोट्स इस चैप्टर के आपको पीडीएफ के अंदर सेंड कर दिए जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।